जेलेंस्की ने हाल ही में चेरनोबिल आपदा के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी है। साथियों, दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु हादसा अगर किसी को कहा जाता है तो वो चेरनोबिल परमाणु हादसे को कहा जाता है। चेरनोबिल वर्तमान के यूक्रेन में स्थित है। यूक्रेन की राजधानी कीव से 130 किलोमीटर उत्तर में और उसके ऊपर की तरफ यानी उत्तर की तरफ स्थित बेलारूस से मात्र 20 किलोमीटर दूरी पर है। चेरनोबिल सोवियत रूस के समय का बना हुआ एक परमाणु रिएक्टर है जिसमें 26 अप्रैल 1986 को ब्लास्ट हुआ था, जिससे इतना बड़ा हादसा हुआ कि दो बड़े बड़े शहर जो उसके आसपास जैसे चेरनोबिल और प्रियम्प्ट करके जो शहर थे वो पूरी तरह वैकेट करा दिए गए। लाखों लोगों का विस्थापन हुआ, हजारों की संख्या में लोगों की मौत हुई और साथ ही साथ आज तक वो जगह भूतिया जगह बनी हुई है। उस चेरनोबिल हादसे के इतने साल बाद भी अगर आज उसे यदि याद किया जा रहा है तो उसके पीछे का कोई बड़ा महत्व है, क्योंकि जेलेंस्की का मानना है कि जिस प्रकार से चेरनोबिल ब्लास्ट हुआ था वैसे ही ऐसी स्थिति जो वर्तमान में आ रही है वो एक और न्यूक्लियर पोर्ट पर आ रही है, एक और न्यूक्लियर बेस पर आ रही है जिस पर कब्जा कर रखा है रशियंस के द्वारा। वो न्यूक्लियर पोर्ट, वो न्यूक्लियर बेस जिस पर कब्जा है वो यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर स्टेशन है। कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, उसके बारे में हमने आपको यूक्रेन वॉर के समय से चर्चा की है। वो कौन सा न्यूक्लियर बेस है या फिर ये कहिए कि न्यूक्लियर रिएक्टर है जो कि यूरोप का सबसे बड़ा है, यूक्रेन के अंदर स्थित है, लेकिन फिलहाल रूस का उस पर कब्जा है, जिसकी वजह से ये यूक्रेन में जेलेंस्की उसी को बार बार राग के रूप में अलाप रहे हैं। बताएं, चलिए शुरुआत करते हैं। ये आपको जेलेंस्की की तस्वीर दिखाई दे रही है जिसमें कि जेलेंस्की ट्रिब्यूट पे कर रहे हैं चेरनोबिल डिजास्टर की 37th एनिवर्सरी पर। चेरनोबिल एनिवर्सरी के अंदर वो ये कह रहे हैं कि भाई जो एटॉमिक डिजास्टर हुआ था उस एटॉमिक डिजास्टर को याद करना जरूरी है। मैं भी बताऊंगा कि उसमें हुआ क्या। बिल्कुल सही जवाब, जैपोरजिया करके स्थान है जिसके ऊपर रूसियों का कब्जा है और यूरोप का वो सबसे बड़ा न्यूक्लियर रिएक्टर है। ठीक है, अच्छा, अब इसके बारे में थोड़ा चेरनोबिल के बारे में भी इतिहास बताएंगे। असल में इसके ऊपर फिल्म भी बन चुकी है, आप देख सकते हैं। ये ऐसी स्थिति थी जिसको जानना उस समय के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। हालांकि बाद में तो लोगों ने बहुत सारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स की जानकारी जुटा ली। चेरनोबिल में जो ब्लास्ट हुआ था उसकी जानकारी बाहर ही नहीं आने दी गई थी। सोवियत रूस का शासन हुआ करता था। 3 दिन बाद जब न्यूक्लियर रिएक्टर से निकले हुए रेडिएशन की जो रेडिएशंस हैं जब वो फिनलैंड पहुंच गई हवा में उड़ती हुई, तब जाकर के यूरोप और वेस्टर्न मीडिया को पता चला कि कुछ ऐसा न्यूक्लियर रिएक्टर हादसा हुआ है। तब जाकर सोवियत रूस ने पब्लिकली बताया कि हाँ ऐसा हुआ है और अखबारों में छपा कि हजारों लोग न्यूक्लियर रिएक्टर के कारण मर चुके हैं। एक ऐसा हादसा जिसके बारे में मतलब जिसको यह कहा जाता है कि सोवियत रूस ने इसके बारे में लोगों को जानकारी ही नहीं दी थी कि ऐसा कुछ हुआ है, वो आपको आज जानना जरूरी है। ठीक है, चलिए हम बताते हैं। 26 अप्रैल 1986 के अंदर चेरनोबिल के अंदर हुआ था न्यूक्लियर पावर। और वर्तमान में भी मैं एक चीज बता दूं आपको, आज भी जो चेरनोबिल है ना वो फिर से रूस ने अपने कब्जे में ले लिया है। ठीक है ना, ये ट्रिब्यूट पे करते हुए हैं यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की ऑनर्ड द मेमोरी ऑफ दोज हु किल्ड इन चेरनोबिल डिजास्टर। बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट क्यों है? ये सिग्निफिकेंट है दुनिया को ये याद दिलाने के लिए। देखिए, जितने भी मतलब समारोह आयोजित किए जाते हैं ना, उनके पीछे का एक बहुत बड़ा उद्देश्य होता है। उनके पीछे का एक बहुत बड़ा उद्देश्य होता है। कोई भी आयोजन जब होता है तो उसका उद्देश्य ये नहीं होता कि हम श्रद्धांजलि अर्पित करके फुटेज में आना चाहते हैं। लोगों को ये याद दिलाना। इतिहास की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? वर्तमान को सुधारना। वर्तमान कैसे सुधरे? जब इतिहास को बार बार याद दिलाया जाए कि देखिए ऐसा हुआ था। अपने यहाँ एक कहावत है ना, दूध का जला छाछ को भी फूंक देकर पीता है। तो दूध के जले को ये याद दिलाओ कि देख भाई तू पहले जल गया था। ऐसी स्थिति में आज की जो युवा पीढ़ी है, आप में से कई लोग ऐसे हैं जो 20s में हैं, उन्हें हो सकता है चेरनोबिल हादसा किताबों में पढ़ने को मिला हो। ये सारे वो इंसिडेंट्स हैं जो ये याद दिलाते हैं कि क्या हुआ था। क्योंकि इस कारण से हम जो इंपॉर्टेंट डेट्स याद करते हैं, वो क्यों याद करते हैं? क्योंकि इनकी वजह से हम उस घटना को वापस याद करते हैं। याद करने से क्या होता है? वैसी हरकतें दोबारा ना हो जाएं, इसकी हम तैयारी करते हैं।
ठीक है, तो आप यहां पर देख सकते हैं जेलेंस्की जो है वो अपने द्वारा बयान देकर के यही कह रहे हैं कि भाई मैं उन लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने अपने प्राण गंवाए थे चेरनोबिल हादसे में, और दुनिया से यह गुजारिश करता हूं कि ऐसा हादसा फिर ना हो, क्योंकि परमाणु रिएक्टर को यह नहीं पता है कि मैं इस बाउंड्री में हूं तो मैं इसी का नुकसान करूंगा। अगर रिएक्टर फटता है तो वो सबका नुकसान करता है, और अगर सबका नुकसान करता है तो इसके लिए हमको उस बारे में बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली काम करने की ज़रूरत है। जेलेंस्की ने इस तरह से सारी बातें लिखने के बाद में ये बातें इसलिए भी बताई क्योंकि आपको कुछ दिनों पूर्व जब मैंने एक सूचना दी थी कि यूक्रेन के उस वाले स्थान पर पुतिन पहुंचे हैं जिस पर अभी कब्जा है। किसका कब्जा है? जिस पर रूस का कब्जा है। आपको ध्यान होगा कुछ दिनों पूर्व मैंने आपको ये कब्जे वाली जगह पर इनकी यात्रा, पुतिन की यात्रा 19 अप्रैल को कवर की थी। ये जिस जगह गए थे वहां से वो जैपोरजिया ज्यादा दूर नहीं है, वहीं से रिएक्टर नजदीक पड़ता है। रशियंस के ऊपर आरोप लग रहा है कि ये उस रिएक्टर के ऊपर एक ऐसा हादसा अंजाम दिला सकते हैं जो कि दुनिया के लिए बहुत नुकसानदायक हो। अब एक बार मैप पर हम इसे समझ लेते हैं। देखिए, जब हम यूक्रेन देखते हैं तो यूक्रेन के उत्तर में आपको यहां पर कीव दिखाई पड़ता है। कीव से 130 किलोमीटर ऊपर की तरफ यानी उत्तर की तरफ चेरनोबिल दिखाई पड़ता है। यह बेलारूस के बॉर्डर से मात्र 20 किलोमीटर भीतर की तरफ यानी यूक्रेन की तरफ है। यहां से 130 किलोमीटर और यहां से 20, यानी इसके ब्लास्ट होने से यूक्रेन से ज्यादा नुकसान बेलारूस का हुआ था। ठीक है ना? वही बेलारूस जिस पर अलेक्जेंडर लुकाशेंको की सरकार है, वही बेलारूस जो कि रशिया का समर्थक है, वही बेलारूस जिसकी तरफ से रशियन फोर्सेस ने अटैक करके इस चेरनोबिल पर फिर से इसी बार 2022 में कब्जा कर लिया है। इसके साथ साथ ये वो जैपोरजिया स्थान है जिस जगह पर फिलहाल रिएक्टर है जहां पर रशियन फोर्सेस जमी हुई हैं, जिसको लेकर के ये सारी चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं। ठीक है, आप देखिए 37 ईयर पहले की इन्होंने एक तस्वीर जारी करते हुए कहा कि चेरनोबिल रीजन के अंदर कैसा हुआ था वो आप देख सकते हैं। दुनिया के लिए इन्होंने एक ऐसा वीडियो जारी किया जिसमें ये बताया कि ये जो डोम सदृश संरचना बनी हुई है ये उस चीज को कवर करने के लिए बनाई गई है जो उस क्षेत्र से निकलने वाले रेडिएशन को अपने कंट्रोल में ले सकती है। लेकिन अभी भी वो रेडिएशन पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, वहां पूरी तरह जंगल बना हुआ है। ये डोम देख रहे हैं आप, इस डोम को देख लीजिए, मैं इसके बारे में बताऊंगा। इसी के नीचे वो रिएक्टर है जो ब्लास्ट किया था, और सोचो रशियन फोर्सेस इस क्षेत्र पर भी जाकर कब्जा कर लिए। जो चेरनोबिल हादसा जिस जगह हुआ था उस क्षेत्र पर भी रशियन फोर्सेस ने कब्जा कर लिया। ठीक है, चलिए अब मैं आपको पूरी कहानी बताता हूं कि चेरनोबिल में आफ्टर ऑल हुआ क्या था, कैसे केवल एक झटके के अंदर पूरा की पूरा शहर जो है वो मुर्दा बन गया था। क्या कहानी है तस्वीरों से पता चलती है। एक बार आप तस्वीरें देखें, इससे अंदाजा लगाएं कि क्या हालात वर्तमान में वहां पर हैं, कैसे इतना खूबसूरत सा बसा शहर कुछ ही मिनटों में नेस्तनाबूद हो गया। आज भी इसे मुर्दा घर के रूप में ही ट्रीट किया जाता है, कोई व्यक्ति यहां रहने नहीं जाता। हालांकि चूंकि रेडिएशन का प्रभाव 35-37 सालों में कम हो गया है, इसलिए लोग इसे देखने जरूर जाते हैं टूरिज्म के रूप में। अच्छा, आजकल ना एक अलग प्रकार का टूरिज्म प्रमोट हुआ है, दैट इज डार्क टूरिज्म। डार्क टूरिज्म का मतलब, अच्छा ये चीज मैंने खुद ने भी पर्सनली फील की है कि लोगों ने, पहले क्या होता था, लोग घूमने जाते थे, स्विट्जरलैंड की वादियां घूमने जानी है, कश्मीर की वादियां घूमने जानी है ना, लोग मतलब बहुत ही खूबसूरत जगहों पर जाकर जिंदगी बिताना चाहते थे। आजकल टूरिज्म में एक नयापन आया, और वो क्या है, जो एकदम वीरान जगह हो गई हैं, सुनसान जगह हो गई हैं, उनका विजिट कर रहे हैं लोग। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि लोग चेरनोबिल को देखने जा रहे हैं कि यहां हुआ क्या था। अब आप सोचो कि भाई मरना है क्या वहां जाकर, शायद लोग ऐसी ऐसी जगह जा रहे हैं। अफगानिस्तान के लिए टूरिज्म का वीजा लग रहा है कि सर अफगानिस्तान देखने जाना है कितना बर्बाद हुआ है, सीरिया देखने जाना है, लेबनान देखने जाना है कि वो कितना गरीब हो गया है, वेनेजुएला देखने जाना है वहां कैसे लोग बोरी में भर के पैसे लेके जाते हैं। तो जो चर्चाएं हैं ना, आजकल लोग उसे घूमने में बदल रहे हैं, और ये डार्क टूरिज्म कहलाता है। तो अब चेरनोबिल में लोग डार्क टूरिज्म के लिए जा रहे हैं। हुआ क्या था, तो कहानी सुनिए आप। आज से करीब 37 साल पहले 26 अप्रैल की सुबह चेरनोबिल परमाणु संयंत्र में विस्फोट हुआ था, जिसे दुनिया का सबसे बुरा परमाणु हादसा कहा जाता है। अच्छा, लोगों में इस बात को लेकर अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि यह हादसा हुआ कैसे था। वैज्ञानिकों का मत है कि इसकी जो तकनीकी थी ना, जिस तकनीकी से परमाणु रिएक्टर बनाया गया था, उसी में ही एक बहुत बड़ा फॉल्ट था। वो फॉल्ट क्या था मैं वो आपको बताऊंगा,
किस प्रकार से वो ब्लास्ट हुआ था वो भी मैं समझाऊंगा, जो कि अमेरिकी वैज्ञानिकों का मत है। हालांकि कोई जब ब्लास्ट ही हो गया तो वहां कोई बचा थोड़ी, लेकिन उस क्षेत्र में हुआ क्या होगा। देखिए, रिएक्टर के अंदर कोई ब्लैक बॉक्स तो लगा नहीं था जिसको जाकर ले आओ और पता चल जाए इसमें क्या हो रहा है ना। तो ऐसी स्थिति में मत क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। कई सालों के वैज्ञानिक रिसर्च और सरकारी जांच के बावजूद यह जानकारी आज तक नहीं है कि यह हादसा हुआ कैसे था। लेकिन यह हादसा हुआ था, रेडिएशन अभी तक खत्म नहीं हुई, तो सारे प्रश्न जरूर बचे रहते हैं कि यह हुआ कैसे होगा। मैं आपको बता दूं साथियों, अगर आप एक बार के लिए यहां पर मैप देखें तो इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि इस चेरनोबिल के हादसे की वजह से जिन जिन क्षेत्रों में रेडिएशन फैली थी वहां पर जो बैक्यूरल में हम नापते हैं रेडिएशन, वो फिनलैंड तक चली गई थी, जिसके कारण लोग प्रभावित। आप अंदाजा लगाइए, 50 लाख लोग इसकी चपेट में आए थे, 8 लाख लोग अकेले बेलारूस के इससे प्रभावित हुए थे, 18 लाख लोग यूक्रेन के इससे प्रभावित हुए थे, 3.5 लाख जिनमें से बच्चे थे। कैंसर जैसी बीमारियों से लगभग 4000 लोगों की मौत हुई थी और 2.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। कई लोग आप में से ऐसे होंगे जिन्हें इस बात को लेकर डाउट होगा कि साहब कैंसर का क्या मतलब है, क्या हादसा होता है तो हादसे की वजह से ब्लास्ट के कारण लोग नहीं मरते क्या? नहीं। जब भी रिएक्टर हादसे होते हैं, चाहे हिरोशिमा नागासाकी पर हुए हमले हो या फिर फुकुशिमा हो या फिर ये हो, इन सब में होता यह है कि पहले से भी ये चीज तो ध्यान रखी जाती है कि रिएक्टर के आसपास लोगों को नहीं बसाना है। अगर वो ब्लास्ट भी हुआ तो ब्लास्ट से लोग नहीं मरते, वो जो वहां कर्मचारी कर रहे होते हैं 10-5 नौकरी, उनकी जान सबसे पहले जाती है। लेकिन उसके अलावा जब रेडिएशंस निकलती है ना, तो रेडिएशन ऐसे भी नहीं है जैसे फिल्मों में दिखाते हैं, रेडिएशन गई आदमी धूस के मर गया, ऐसा भी नहीं होता। रेडिएशन शरीर पर प्रभाव डालती होती है, वो इनविजिबल होती है। अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस दिखाई नहीं देती हैं, आपके शरीर पर वो आती हैं, आपको पता भी नहीं चलता है। फिर क्या होता है, आपको पता नहीं, आप नॉर्मल बिहेव कर रहे होते हैं, रेडिएशन के प्रभाव से अचानक आपको चक्कर आने लगता है। सबसे पहले रेडिएशन जब आप पर असर करती है तो आपको एकदम नोजीनेस सी आने लगती है, चक्कर से आने लगते हैं, और फिर उसके कारण से आपकी आंखों की रोशनी में प्रभाव पड़ना शुरू होता है। धीरे धीरे जो शरीर की बहुत ही कॉमन कोशिकाएं हैं या नॉर्मल जो कमजोर कह लीजिए या हल्की कोशिकाएं हैं, जैसे आंख की कोशिकाएं तुरंत सामने एक्सपोज्ड हैं, बाकी तो स्किन से ढकी हैं, उन कोशिकाओं पर धीरे धीरे असर पड़ना शुरू होता है। फिर शरीर की वो कोशिकाएं जो बहुत जल्दी बनती हैं वो रेडिएशन के कारण मरना शुरू होती हैं, और धीरे धीरे कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से शरीर के अंदर वृद्धि करने लगती हैं। इस अनियंत्रित वृद्धि को ही हम कैंसर कहते हैं। और अधिकांश लोग जो रेडिएशन से प्रभावित होते हैं वो कैंसर जैसी बीमारियों से ही मरते हैं, क्योंकि उनके शरीर में अब नॉर्मल ग्रोथ होने लगती है और उस वजह से उनका डिके हो जाता है। ठीक है, चेरनोबिल पावर प्लांट यूक्रेन की राजधानी कीव से कितना दूर है ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, ये कब बना था? ये 1970 के जमाने का बना हुआ है। बनाया किसने था? देखिए, 1991 तक यूक्रेन, बेलारूस, ये सब सोवियत रूस के ही हिस्से हुआ करते थे। ये नहीं था कि ये यूक्रेन ने बनाया था, सोवियत रूस के जमाने का बना हुआ था। सोवियत रूस के जमानों पर बना हुआ यह रिएक्टर अपने आप में अपने डिजाइन के कारण विवादित रहा था। विवादित क्यों रहा था? देखिए, मैं आपको बताता हूं रिएक्टर काम कैसे करते हैं। अगर मैं आपको काम करने की प्रक्रिया बताऊं तो आपको इसका विवाद जो है वो समझ में आ जाएगा।